हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स करेंगे। हम डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा पार्ट रहता है, वो हम एक दो दिन बाद करेंगे। अभी हम मैट्रिक्स को शुरू कर रहे हैं। मैट्रिक्स से हम में क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम थोड़ा सा बेसिक करेंगे, मैट्रिक्स का बेसिक। दूसरे नंबर पे हम करेंगे वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, प्लस उनकी प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज करेंगे। फिर कुछ रिजल्ट है, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन। करेंगे हम। उसी में हमारा रैंक वगैरह का जो टॉपिक होगा उसी में ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिक में हम जैसे एडिशन वगैरह के कुछ रूल्स हैं और मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, बस बेसिक सा ही होगा वो। उसके बाद हम अलग अलग टाइप्स की मैट्रिक्सेस जो होती हैं, उनमें कुछ स्पेशल मैट्रिक्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ रिजल्ट हैं जो सभी मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल हैं, वो रिजल्ट्स को करेंगे, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं डिटर्मिनेंट्स में, वो अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, जैसे वो फाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब इनकंसिस्टेंट होती हैं, कंसिस्टेंसी कब आती है, वो अलग अलग सोल्यूशन को हम करेंगे। इन सबको कंप्लीट करने में लगभग हमें 4 या 5 लेक्चर कम से कम लग जाएंगे, 4-5 लेक्चर हमारे लग जाएंगे इन सबको करने में। तो आज तो हम बेसिक को डिस्कस करेंगे और वेरियस टाइप की जो मैट्रिसेस हैं उनमें से कुछ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ रिजल्ट वगैरह डिस्कस कर लेंगे जो सभी पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बेसिक से। ठीक है, एडिशन की बात करें अगर हम, एडिशन, दो मैट्रिक्स की एडिशन, ये मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, इनकी एडिशन तभी पॉसिबल है अगर इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम हो। ऑर्डर माने इन दोनों की रोज और कॉलम्स सेम हो। अगर इसकी रो 2 हैं तो इसकी रो भी 2 होने चाहिए, इसके कॉलम 3 हैं तो इसके कॉलम भी 3 होने चाहिए। ठीक है, एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, मान लो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इस ऐसी जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, हॉरिजेंटल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रो बोलते हैं। ठीक है, जो वर्टिकली लाइंस होती हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम कॉलम बोल देते हैं। ये कॉलम्स हैं और ये हमारे रोज हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास n क्रॉस m, ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर है मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे जो n है वो मेरे रोज को रिप्रेजेंट करती हैं, n रोज हैं, और ये जो m है वो मेरे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रो को और ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स है मेरे पास, मान लो मेरे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, एक का ऑर्डर n क्रॉस m है और दूसरी का ऑर्डर m क्रॉस k है। दूसरी का ऑर्डर मेरे पास m क्रॉस k नहीं, m तो हमने ले लिया, m नहीं होगा, यहाँ पे r क्रॉस k ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन तभी पॉसिबल होगी, ये एडिशन तभी पॉसिबल होगी अगर n और r इक्वल हो, n इक्वल टू r हो, और दूसरी साइड m इक्वल टू k हो, m इज इक्वल टू k हो। ये दो रिक्वायरमेंट है मेरे पास, ये हमें चाहिए एडिशन करने के लिए, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, n यहाँ पे n रोज हैं
m कॉलम्स हैं, यहाँ पे r रोज हैं और k कॉलम्स हैं। अब अगर मैं इन दोनों की एडिशन करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये n और ये वाला r ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये n 2 है तो r भी 2 होना चाहिए, m 3 है तो k भी 3 होना चाहिए। ठीक है, m इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू r, तभी मेरी एडिशन जो है वो पॉसिबल होगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है ABCD और मैं एडिशन चाहता हूँ इसकी, ये 2x2 की है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो या ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जितना इसका ऑर्डर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मान लो EFG और H ये 2 मैट्रिक्स हैं। अगर इसका मैं सम करना चाहता हूँ तो मुझे A को E के साथ ऐड करना होगा, A प्लस E, B को F के साथ एडिशन करनी होगी उसकी, C की G के साथ एडिशन और D की H के साथ। ठीक है, जितना इस एलिमेंट का ऑर्डर है, जैसे A11 पे क्या है A है, A12 के क्या है B, A21 के ऊपर क्या एलिमेंट है C और A22 पे क्या एलिमेंट है D। इधर ये मेरे पास A11 पे क्या एलिमेंट है E, A12 के पास F, A21 पे G और A22 पे H। ठीक है, अब मुझे जब इसकी एडिशन करनी है तो ये बहुत बेसिक से है, बहुत बेसिक से। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। वो A11 प्लस A11 इसको इसके साथ ऐड करा, ऐसे ही A12 प्लस A12, इस मैट्रिक्स का A11, इस मैट्रिक्स का A11, इस मैट्रिक्स का A22, ये A22 और ये A22, इस मैट्रिक्स का, इन दोनों को आपस में हमने ऐड कर देना है। तो उस हिसाब से हमारी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो भी इसी ऑर्डर की बनेगी, वो भी इस ऑर्डर की ही बनेगी जिस ऑर्डर की ये दोनों मैं ले रहा हूँ। ये प्लस की फॉर्म में, अगर मैं प्लस कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ 2 मैट्रिक्स की, उसकी रिजल्टेंट जो बनेगी मैट्रिक्स वो भी उसी ऑर्डर की बनेगी। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है, मान लो ये मेरे पास 2 मैट्रिक्स है, 2x3 की मैट्रिक्स है। वैसे मैं स्पेसिफिक नंबर नहीं लूंगा अभी यहाँ पे। ये मेरे पास P क्रॉस Q है। ठीक है, और इसको मैं A मैट्रिक्स बोल देता हूँ। ये मेरे पास B मैट्रिक्स है R क्रॉस S की, ऐसे मैं ले लेता हूँ। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसके कॉलम, इस मैट्रिक्स के कॉलम और इस मैट्रिक्स के रो, अगर मैं ए बी कर रहा हूँ, आप एक बात बस याद रख लो, जैसे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, जर्नली ऐसा ही होता है, ए बी ए के बराबर नहीं होता जर्नली। ठीक है, यहाँ पे मैं ए बी को लिख रहा हूँ, ना कि मैं बी ए को लिख रहा हूँ। ये ए बी है, मतलब ए मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो इसके कॉलम, इस मैट्रिक्स के कॉलम और इस मैट्रिक्स के रो ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो जो मेरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो ये, इसके रो और इसके कॉलम P क्रॉस S। इससे मुझे कुछ नहीं लेना देना, दोनों से, इन दोनों से मुझे कुछ नहीं लेना देना, ये कोई से भी हो, कुछ भी हो जाइए, मुझे इससे कुछ नहीं लेना। बस मतलब मेरा इनसे है, मल्टीप्लाई करते समय ये मेरे दोनों बराबर होने चाहिए। ये अब ये स्क्वायर हो, ये स्क्वायर ना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बस मुझे ये ध्यान में रखना है कि इसके कॉलम और इसके रो Q इज इक्वल टू R ये बराबर होने चाहिए मल्टीप्लाई करते टाइम, ये जरूरी होता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगी हमारी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का मैं तरीका बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। थोड़ा सा हम कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, वो भी मैं 2x2 की लूँगा, 2x3 की ले लूँ, देखते हैं।
ए मेरे पास मैट्रिक्स है एक, ए बी सी डी, ये 2 बाय 2 की है। तो मुझे बी, अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो मुझे क्या चाहिए कि इसके जो रो हैं वो सेम होने चाहिए इसके साथ, ठीक है। वो कैसे हैं, ये मेरा कॉलम है 2 और ये मेरा रो है कॉलम 2, ठीक है। ये इसकी मल्टीप्लाई अब पॉसिबल है, तो 2 की होगी, तो जो मेरी नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी वो 2x3 की बन जाएगी, 2x3 की बन जाएगी मैट्रिक्स, जो मेरी नेक्स्ट मैट्रिक्स जो इसकी इनकी बनेगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट की ए बी। बी ए की मैं नहीं बोल रहा हूँ, ए बी ए यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। आप देख लो, अगर मैं यहाँ पे बी ए करूँगा तो उसका मतलब क्या है, बी ऑर्डर कितना है मेरा 2x3, ठीक है। और ए का ऑर्डर कितना है, ये बी है और ये ए का ऑर्डर कितना है 2x2। यहाँ पे बी का जो कॉलम है वो 3 है और इसके रो जो हैं ए के वो 2 हैं। 3 2 के बराबर तो नहीं होता, इसका मतलब ये बी ए पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे ए भी बनेगी बट बी ए बनेगी ही नहीं। तो मैं ए के बी के कुछ एलिमेंट्स पे कर देता हूँ। 2 रो हैं, ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। 2 रो हैं, मैंने बोला था जो हॉरिजेंटल एलिमेंट होते हैं वो रो को रिप्रेजेंट करते हैं और जो वर्टिकल एलिमेंट होते हैं वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 रो थी और 3 कॉलम है ऐसे, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, इनकी मल्टीप्लाई मैं इस रो को इसकी एवरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला एलिमेंट बनेगा मेरा। फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा दूसरा एलिमेंट बनेगा। ओके, तो अब जो मेरी ए बी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2x3, 2x3। मेरे पास ये इक्वल चाहिए, ये वाले जो डायमेंशन है वो इक्वल चाहिए, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी हो, मुझे बस इसका ऑर्डर बना देना है इसको, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये बन गया ए को ई के साथ, बी को एच के साथ प्लस बी एच, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट बन गया। अब इसी रो को मैं सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ए ऑफ एफ प्लस बी इंटू आई, बी आई, ये दूसरा एलिमेंट बन गया मेरा। बननी क्या थी, 2 रो बनने थे और 3 कॉलम बनने थे, ये 2 कॉलम बने अभी, तो मेरे पास एक एलिमेंट और आना चाहिए। उसके लिए मुझे इस रो को तीसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन गया ए जी प्लस बी जे, ये मेरा नेक्स्ट एलिमेंट बन गया, ठीक है। मेरे पास एक रो और 3 कॉलम कंप्लीट हो गए, मुझे दूसरी रो भी चाहिए, तो उसके लिए मुझे इस रो को इसके सभी कॉलम के साथ सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो मेरे पास क्या बना, सी ई प्लस डी एच, नेक्स्ट सी एफ प्लस डी जे डी आई, उसके बाद सी जी प्लस डी जे, ठीक है। दोनों के प्रोडक्ट से जो मेरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बननी थी वो ये वाली बन चुकी है। ऐसे ही हम अलग अलग मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 का बताया, 3 की वैसे ही अगर मेरे पास ए बी और सी दी हुआ है, ए अलग मैट्रिक्स है, बी अलग मैट्रिक्स है और सी अलग मैट्रिक्स है, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, तो मैं इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लूंगा। जैसे मैं चाहूँ तो ए बी को पहले कर लूँ, बाद में सी से कर लूंगा, इसके साथ एक मैट्रिक्स बनेगी, इन दोनों की प्रोडक्ट से एक मैट्रिक्स बनेगी, उसको सी से प्रोडक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। उसके लिए मुझे सेम पैटर्न यही अगर मेरे पास ये मान लो ये मेरे पास डी मैट्रिक्स बनेगी। अब डी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स दोनों की प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगी अगर इसके कॉलम और इसके रो दोनों इक्वल हो, इसके कॉलम और इसके रो दोनों इक्वल हो, तभी ये दोनों की मैट्रिक्स की प्रोडक्ट पॉसिबल होगी। सेम अगर मुझे इसको ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं, मैं ए को ऐसे बाहर रख लूँ और बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर लूँ और ए के साथ बाद में मल्टीप्लाई कर लूँ, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है ये, ठीक है।
एक बात और, ये जो हम मैट्रिसेस अब हम डिफाइन करने वाले हैं ना, जो सभी, वो सारी की सारी मैट्रिसेस जो होंगी वो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितने रो होंगे, जितने रो उतने ही कॉलम, n क्रॉस n की मैट्रिक्स को ही हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो पहली मैट्रिक्स जो हमारी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके सारे के सारे एलिमेंट बाकी तो ज़ीरो होंगे, लेकिन ये डायगनल वाले एलिमेंट ये 1 1 होंगे, ये सारे के सारे। अगर n बाय n की मैट्रिक्स है तो ये डायगनल पे n एलिमेंट जो होंगे वो 1 1 होंगे, ठीक है। और जैसे मैं एग्जांपल के लिए 2 बाय 2 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ आइडेंटिटी। 2 बाय 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगी? 1 0 0 1, ठीक है। ये 1 डायगनल पे, ये वाला भी डायगनल पे, ये डायगनल एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, A11 A22 A33 A44, ये सारे के सारे डायगनल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? यहाँ पे i इज इक्वल टू जे हो, वहाँ पे क्या है? aij इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको डिफाइन करने का तरीका ये है। एक मेरे पास मैट्रिक्स है जिसपे aij ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 1 है, i इज इक्वल टू जे पे, अदरवाइज 0 है, i नॉट इक्वल टू जे पे, अदरवाइज 0 है। तो ये मेरी बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें कुछ ओके तो अब बारी है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स भी लगभग आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसी ही होती है। इस पे भी डायगोनल एलिमेंट पे ही एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे ज़ीरो होते हैं। यहाँ पे सभी के सभी एलिमेंट ज़ीरो होंगे, बस यहाँ पे एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट सिर्फ एक नहीं होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स का है जिसपे डायगोनल के एलिमेंट 1 है, ठीक है। उसी तरह इसके डायगोनल पे जो स्केलर मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल पे एलिमेंट होंगे वो सारे सेम होंगे, बी 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 बी, ठीक है। ये सारे एलिमेंट सेम है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये वाली मैट्रिक्स जो है स्केलर, यहाँ पे सभी पे 0 एलिमेंट होंगे, सभी बाकी पे 0 एलिमेंट होंगे। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 बन जाए, सारी की सारी नीचे 0 बन जाए। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अपर लिखा हुआ है ना, अपर ट्रायंगुलर, तो आपने ऐसे ही अंदाजा लगा लेना है कि यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर लिखा हुआ है तो इसके डायगोनल के नीचे 0 बनेंगे सारे। वैसे लोअर ट्रायंगुलर में सेम, यहाँ पे लोअर लिखा है तो इसका उल्टा क्या होगा? डायगोनल के ऊपर 0 बनेंगे, डायगोनल के ऊपर वाले हिस्से पे सारे 0 बनेंगे, नीचे कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। ओके, तो हमारी जो मेन मैट्रिक्स अभी शुरू हो रही है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स मेरे पास मान लो ए मैट्रिक्स है, इसको मैं सिमेट्रिक बोल रहा हूँ, तब बोलूँगा अगर मेरे पास ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए, ठीक है। ए का ट्रांसपोज मेरे पास ए आ जाए, इसका मतलब मेरी जो ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। n क्रॉस n की मैट्रिक्स होनी चाहिए ये। अगर n क्रॉस m की मैट्रिक्स है तो ये नहीं चलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी स्पेशल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल से सारा क्लियर हो जाएगा। 1 3 3 4, ये मेरे पास एग्जांपल है। इसमें क्या है, अगर मैं, ये मेरे पास ए है, मैं आपको ए का ट्रांसपोज समझा देता हूँ कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स का। मान लो मेरे पास कोई 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये मैं अलग बात कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए तो मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए जो 2 क्रॉस 2 की हो, 3 क्रॉस 3 की हो, 4 क्रॉस 4 की हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैं अलग से एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, इसको मैं आपको ट्रांसपोज करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास 2 रो हैं, 3 कॉलम है, जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा ना, ये मेरे पास ए है, जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, ठीक है।
ये जो रो हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएंगे। मतलब इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 3x2 का बन जाएगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा था, इसका ट्रांसपोज करा वो 3x2 का बन जाएगा। ठीक है, ये जो रो के एलिमेंट हैं इनको उठा के मैं ऐसे लिख दूंगा। नेक्स्ट वाले जो एलिमेंट होंगे इनको उठा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये वाले जो एलिमेंट होंगे ऐसे, इनको उठा के मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, मतलब ये था कि ए का ऑर्डर मेरा 2x3 था। जब मैंने ए इसका ट्रांसपोज करा तो इसका ऑर्डर 3x2 बन जाएगा। रो कॉलम में चेंज हो जाएंगी, कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूंगा तो मैंने अभी बताया कि जो रो वाले एलिमेंट है वो कॉलम में लिखे जाएंगे। ये वाले रो वाले एलिमेंट थे ना, ये रो वाले 1 और 3, इनको मैं कॉलम में लिख दूंगा 1 और 3 में। यहाँ पे 3 और 4 था, ये रो पे एलिमेंट थे, इनको मैं ऐसे कॉलम पे लिख दूंगा 3 और 4। ये मेरी नई मैट्रिक्स बन गई, सेम बन गई। ए का ट्रांसपोज जो था वो मेरा ए के बराबर आ गया। इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक है। उसके डायगोनल एलिमेंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी, कुछ भी आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है। ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ये डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। ये सारे के सारे रियल नंबर होंगे। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे ए, इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं। पहले मैं डायगोनल एलिमेंट पे कुछ लिख लेता हूँ अपनी मर्जी से, रियल नंबर कुछ भी ले लेता हूँ। यहाँ पे जो एलिमेंट लिखूंगा मैं वो यहाँ पे भी लिखूंगा। यहाँ पे जो एलिमेंट लिखूंगा मैं यहाँ पे थर्ड पे, वो एलिमेंट मैं यहाँ पे भी लिखूंगा। इसके नीचे इस कॉलम, इस रो के एंड पे जो लिखूंगा वो कॉलम के एंड पे भी लिखूंगा। इस रो के एंड पे जो लिखूंगा वो मैं इस कॉलम के एंड पे भी लिखूंगा जी। ठीक है, ये वाली मेरी मैट्रिक्स बन गई एक और, इसको मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी मेरी सिमेट्रिक है। इसका ट्रांसपोज करोगे ये सेम की सेम ही रहेगी। ठीक है, अब मैं कुछ रिजल्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कैसे हैं। पहला, अगर मेरे पास कोई ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ये दो मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ये दो मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इनका प्लस पी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट सिमेट्रिक कब होती है? दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट सिमेट्रिक तब होती है अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए। मैंने पीछे बताया था थोड़ा सा पहले ही कि ए बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है कि इन दोनों की प्रोडक्ट, ये जनरली कॉमोटेटिव नहीं होती, प्रोडक्ट जो है कॉमोटेटिव जनरली नहीं होती। अगर ए बी को मैंने सिमेट्रिक बनाना है, मेरे पास ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दो मैंने पहले ले ली सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उन दोनों की प्रोडक्ट मुझे सिमेट्रिक बनानी है। तो कब होगा जे, जब ये ए और बी की प्रोडक्ट कॉमोटेटिव हो जाए। ये जनरली नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ए का ऑर्डर कुछ हो सकता है, बी का ऑर्डर कुछ हो सकता है, अलग अलग। ठीक है, प्लस में वो तो सेम चल जाता है, वो तो कॉमोटेटिव होती हैं। प्लस में एडिशन में दो मैट्रिक्स की एडिशन तो कॉमोटेटिव होती है, इज इक्वल टू बी प्लस ए हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम होता है यहाँ पे। बट मैंने अभी अभी बताया कि ए और बी की प्रोडक्ट कर रहे हैं, हमारे लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हों। बस हमें मतलब होता है कि इसके एक कॉलम है, हमारे इसके कॉलम और इसके रो, ये दोनों बराबर होने चाहिए, स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं है हमारे पास। इसकी ए बी ए और बी ए बी, ये भी सिमेट्रिक होती हैं। ए बी ए और बी ए बी, ये भी सिमेट्रिक होती हैं। इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इन तीनों की ऐसे प्रोडक्ट कर देना तो भी वो सिमेट्रिक ही होएंगी। ए बी ए और बी ए बी, ये तीनों सिमेट्रिक होएंगी।
मेरे पास एक मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली, ये मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली एक मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इस के की पावर जितना इसका ऑर्डर हो, मान लो इसका ऑर्डर 2x2 का है, ठीक है, तो मैं के स्केयर से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो ये भी सिमेट्रिक रह जाएगी, के स्केयर से करने का मतलब मेरा ये है, एक के को मैं फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरी के को मैं दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, पहली रो के साथ दूसरी रो के साथ, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो भी मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगी। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, मेरे पास ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी जितनी भी मैं पावर कर दूं, a2 a3 a⁴ a⁴ अप टू n तक, a की पावर n करूं, ये सिमेट्रिक ही रहेगी। अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि मेरे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दो मैट्रिसेस की एडिशन में लिख सकता हूं, जिसमें फर्स्ट मेरी मैट्रिक्स और ये सेकंड मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स ये तो सिमेट्रिक होगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ये वाली मेरी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक्स को तो मैं अभी थोड़ा सा बाद में जाके हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स को इन दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख कैसे सकते हैं। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है तो मैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज करूंगा और उसके नीचे लगा दूंगा 2, ये वाली बन जाएगी मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तभी दूसरी साइड मुझे स्क्यू सिमेट्रिक बनानी है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मुझे ए माइनस ए का ट्रांसपोज करना होगा और पास नीचे 2 लगाना होगा और 2 से सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करना होगा। ये वाली मेरी मैट्रिक्स जो बनेगी ये स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी और ये वाली बनेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बात ये ध्यान में रखो कि इस ए जो मैट्रिक्स है इसका जो डायमेंशन है वो n स्क्वायर है। ये n डायमेंशन का क्या मतलब है, इस डायमेंशन का क्या मतलब है इसको थोड़ा सा समझ लो। डायमेंशन का मतलब है कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं इसकी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो इस तरह से पूछा जा सकता है। एक मैं यहाँ पे एग्जांपल भी बता देता हूँ कैसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कि डायमेंशन पता करो उस वेक्टर स्पेस की, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस containing n cross n symmetric matrix, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, n इंटू n+1/2। उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी, n इंटू n+1/2। मतलब एक वेक्टर स्पेस है, एक स्पेस है जिसके अंदर n क्रॉस n की सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पड़ी हैं, उसकी डायमेंशन क्या है, n इंटू n+1/2। इसको ऐसे, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन हमारे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जा सकता है कि फाइंड ऑल द n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिसेस, फाइंड ऑल द n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब यही है कि वो हमें एक ऐसी स्पेस पूछ रहा है जिसमें सारी की सारी n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस हों, ठीक है। अब इसको समझो, अगर वो बोल रहा है ना कि फाइंड ऑल द n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो उसका मतलब ये है कि वो उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पूछ रहा है जिसके अंदर सारी n क्रॉस n की सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ठीक है। उसकी डायमेंशन क्या होती है ऐसी वेक्टर स्पेस की, n इंटू n+1/2, ये वाली ऐसी वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है, ऐसी सारी मैट्रिसेस कितनी मैट्रिसेस होंगी वो ये है। अब मैंने पहले ही बताया, अगर वो डायमेंशन पूछ रहा है इस वेक्टर स्पेस की, तो इसका मतलब यही है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अगर उसके अंदर कितने एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट्स का क्या मतलब है
कि कितनी मैट्रिसेस हैं, कितनी मैट्रिसेस हैं। तो मतलब तो यही बना ना, फाइंड ऑल द n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो मेरा मतलब ये था डायमेंशन का कि इसके अंदर कितने मैट्रिसेस होंगे, कितनी मैट्रिसेस होंगी ऐसी इस वेक्टर स्पेस में, वो होंगी n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस का एक और कॉन्सेप्ट है, ए का ट्रांसपोज करो और उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो भी सिमेट्रिक रहेगा। ऐसे ही ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी सिमेट्रिक रहेगा। तो नेक्स्ट है हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड होता है, ठीक है। मान लो मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 3 1 2 2 1 3, ये मेरे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट का मतलब, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है कि मुझे इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर फाइंड करने होंगे और उनका मुझे करना होगा ट्रांसपोज। ठीक है, इसका कोफैक्टर फाइंड करना होगा, इसका अलग करना होगा, इसका अलग करना होगा, सारे एलिमेंट्स का अलग अलग मुझे कोफैक्टर फाइंड करना होगा। ठीक है, एक मिनट, सारे एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर फाइंड करना होगा। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए क्या है, जैसे ये मेरे पास A11 है, A11 पे एलिमेंट कौन सा है 1, इसका मतलब है कि पहली रो और पहली कॉलम, पहली रो और पहली कॉलम पे मेरा 1 है। तो इसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहली रो को और पहले कॉलम को छुपाना होगा। इसको मैंने छुपा दिया और बाकी के जो 4 एलिमेंट बचेंगे इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस कर दूंगा खुद से। जैसे मैं 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा और माइनस लगा के 1 इंटू 2 कर दिया। ये तो ये मेरा जो कोफैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, A11 पे 3 - 2, 3 - 2 1 बन गया। ये मेरा कोफैक्टर बना 1। ठीक है, अभी मैं माइनस प्लस नहीं लगा रहा हूँ, वो बाद में बताऊंगा कि कैसे लगाएंगे। ठीक है, अभी दूसरी ओर जब मुझे 2 का कोफैक्टर फाइंड करना है, ये कहाँ पे है, ये 1 2 पे है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है मेरा और ये मेरा सेकंड कॉलम है। ठीक है, इसके कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। 3 3 9 -4, 9 - 4 5। ठीक है, ये बन गया मेरा। दूसरी साइड अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, 3 का कोफैक्टर फाइंड करूंगा, कैसे होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस लगा के इसको इसके साथ, 3 - 2 1। ऐसे ही मैं सारे एलिमेंट्स के मैं कोफैक्टर फाइंड कर लूंगा। मैं जल्दी जल्दी फाइंड कर देता हूँ। ये वाले मैंने निकाल ले कोफैक्टर। कोफैक्टर अभी एग्जैक्टली नहीं निकले, अब एग्जैक्टली फाइंड नहीं हुए क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे माइनस प्लस का वो देखना होगा कैसे कैसे लगाना है। अगर मैं बता देता हूँ वो कैसे कैसे, A11 है, A1 के आगे मैं क्या साइन लगाऊंगा, तो इसका मतलब मुझे इस दोनों को ऐड करना है, 1 + 1, ये बन गया 2। अगर तो ये इवन नंबर बन जाए तो मुझे यहाँ पे प्लस लगाना है, अगर ये ओड नंबर बन जाए तो मुझे वहाँ पे माइनस लगाना है। जैसे मैं 1 2 का फाइंड करूंगा कोफैक्टर, तो इसके आगे साइन होगा मेरा -1, माइनस का, क्योंकि 1 + 2 3, 3 ओड है, 3 ओड नंबर है और ओड के लिए मुझे यहाँ पे माइनस लगाना होगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा 1 3, ये इवन नंबर है तो इसके आगे प्लस होगा मेरा। यहाँ पे 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे माइनस लगेगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 और नंबर है और यहाँ पे मेरा माइनस हो गया। सेकेंडली यहाँ पे ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, ये 4 बनेगा, यहाँ के सेम का सेम ही रहेगा। ये -3 पहले है मेरा, मैंने लगाया नहीं है, अभी मैं देखूंगा। सेकंड रो और थर्ड कॉलम, 2 + 3 5, माइनस होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 1 4 और ये इवन नंबर है तो मेरा प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 3 6 6 मेरा इवन नंबर है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये मेरे फाइंड कर लिया मैंने कोफैक्टर, ये 1 है, ये 5 है, ये 1 है, ये -3 है, ये भी -3 है, ये +3 है, ये 1 है, ये 7 है, ये 5 है। अब मुझे इसका करना होगा ट्रांसपोज। ये मैंने बताया ना, कोफैक्टर फाइंड करके उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, जितने रो हैं वो कॉलम साइड वाले की साइड पे आ जाएंगे। 1 -5 1 -3 -3 3
1, 7 और 5, ये मेरा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इस ए का एडजॉइंट ऑफ ए आ गया मेरा ये वाला, इस ए का, ये वाली ए का मेरा एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया है। आपको कोफैक्टर समझ आ गए होंगे। अब मैं बताता हूं, ए मेरा सिमेट्रिक है तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए भी मेरा सिमेट्रिक है, ये भी मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी मेरा सिमेट्रिक होगा। ठीक है। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक और रिजल्ट है, मैं बता देता हूँ। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो सारी आइगन वैल्यूज होती हैं वो रियल होती हैं। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो सारी आइगन वैल्यूज होती हैं वो रियल होती हैं। ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या है, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जो होंगे, डायगोनल एलिमेंट जो होंगे ना, वो सारे के सारे 0 0 होंगे। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे आइगनल जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 0 होंगे। जैसे ये मैंने यहाँ पे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा हूँ 0 0। अगर मुझे कहीं पे बोला जाए कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो जनरेट करके दिखाओ, तो पहले तो मैं डायगोनल एलिमेंट 0 0 रखूंगा। जितना एलिमेंट यहाँ पे रखूंगा ना मैं, उसका ऑपोजिट साइन में यहाँ पे रख दूंगा, उसका ऑपोजिट साइन जो मैं यहाँ पे रख दूंगा। एक और मैट्रिक्स मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं 3 क्रॉस 3 की है, 0 0 यहाँ पे रखूंगा, ये तो 0 0 हो गया एलिमेंट। ठीक है। डायगोनल पे हमेशा 0 आएंगे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। जितना एलिमेंट मैं यहाँ पे रखूंगा उसका ऑपोजिट साइन मैं यहाँ पे रखूंगा, ये आयोटा है। ठीक है। जितना मैं एलिमेंट यहाँ पे रखूंगा उसका ऑपोजिट साइन मैं यहाँ पे रख दूंगा, जितना यहाँ पे रखूंगा उसका ऑपोजिट मैं यहाँ पे भी रख दूंगा। ये मेरी एक रो बन गई, ये मेरी सेकंड रो बन गई, ये मेरी थर्ड रो बन गई। ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है। और एक इसका रिजल्ट आप नोट करो। रिजल्ट, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 होगा। ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि ओड नंबर की सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ओड नंबर ऑर्डर की सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है। ठीक है। इसका पहले मुझे बताना चाहिए था कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए, यहाँ पे कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के होने की, यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। जैसे इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा, ये मेरे पास मैट्रिक्स है 0 आयोटा 2 माइनस आयोटा 0 1 प्लस आयोटा -2 1 माइनस आयोटा और 0, ये मेरे पास ए है। जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, इसका ट्रांसपोज कर दूंगा मैं, क्या बनेगा 0 आयोटा नीचे, ये 2 नीचे, माइनस आयोटा यहाँ पे, 0 यहाँ पे और 1 माइनस 0 यहाँ पे, 1 प्लस आयोटा, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे। अब इस रो को इस कॉलम पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे 0। ये मेरी बन गई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ठीक है। अब मुझे ये अभी तक मेरी जो है नहीं बनी माइनस ए अभी तक नहीं बनी। मैं क्या करूँगा, पहले इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा इस रो के साथ। ठीक है। वैसे ही एक माइनस को मैं इस रो के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। वैसे ही मैं इस माइनस को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस भी था, ये मैंने बोला था ना, इस एलिमेंट जितना एलिमेंट यहाँ पे रखूंगा उसका ऑपोजिट माइनस, सारे का माइनस लगा के रखूंगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। इसको मैं जब प्लस करूंगा तो ये 1 प्लस आयोटा बन जाएगा। ठीक है।
जब मैं -1 इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी रो के साथ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये बन गया। तो मैं माइनस के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कराया मैंने बार, तो बार क्या हो जाएगा -1 का क्यूब। रिजल्ट क्या बना यहाँ से, जितनी ऑर्डर है उतनी बार पावर करी है मैंने यहाँ पे माइनस को, -1 टू द पावर 3, और अंदर रह गया मेरा ए। अंदर मेरा ए बन चुका है, अंदर मेरा पूरे का पूरा ए बन चुका है जो मुझे चाहिए था। ये वाली ए, ये ए मानी थी ना मैंने, ये वाला ए माना था, ये मेरा अंदर ए बन चुका है अब -1 का क्यूब। और ये क्या बना -1 का क्यूब, -1 इंटू ए मैट्रिक्स, यही बन गया। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। तो ये मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। इसके कुछ रिजल्ट हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब मैंने आपको पीछे ही बताया कि ए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको मैं 2 मैट्रिक्स की एडिशन में लिख सकता हूँ, पहली सिमेट्रिक और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो a माइनस ए की फॉर्म में है। ठीक है, तो मेरे पास अगर a माइनस ए का ट्रांसपोज है तो वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। किसी भी कोई भी एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका माइनस करूंगा मैं उसी के ट्रांसपोज के साथ, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही बनेगी, वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। वैसे ही मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, 2 मेरे पास ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो उनका एडिशन माइनस ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए बी ए और बी ए बी बी, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर मेरे पास ए बी डिफाइंड है, अगर मेरे पास ए बी डिफाइंड है तो ए बी माइनस बी ए भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लास्ट वाले जो सिमेट्रिक था उसमें क्या था कि ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक था, ये सिमेट्रिक है, जबकि माइनस वो स्क्यू सिमेट्रिक है। प्लस सिमेट्रिक है, 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का जब हम प्लस करते हैं ऐसे ए बी माइनस बी ए करते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बनता है, और उन्हीं दोनों का प्लस करते हैं तो वो सिमेट्रिक बनता है। ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे ही ये मैंने पहले ही बता दिया कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है, ऑड ऑर्डर। तो इसका मतलब ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रैंक जो है, रैंक वो ऑलवेज इवन नंबर होता है, वो ऑलवेज इवन नंबर होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो रैंक है वो ऑलवेज इवन नंबर होता है। अभी मैं आपको रैंक बता देता हूँ, रैंक क्या होता है। रैंक, मान लो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, मेरे पास मैट्रिक्स है ये 3 बाय 3 की, 3 बाय 3 की ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूँ, इसके रो को या कॉलम्स को आपस में, किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ ऑपरेट करा, किसी एक रो को दूसरे रो के साथ ऑपरेट करा, ठीक है। अगर उसमें एक भी रो 0 बन गया, पूरे का पूरा रो 0 बन गया, तो उसका जो रैंक होगा वो लेस देन 3 होगा, उसका रैंक जो है लेस देन 3 होगा। इसका मतलब ये है, रैंक का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर नॉन जीरो रो कितने बच गए। रैंक का मतलब ये है कि नॉन जीरो रो कितने हैं, या फिर आप बोल सकते हो ऑपरेट करने के बाद कितने नॉन जीरो कॉलम बच गए। रो रैंक और कॉलम रैंक ऑलवेज सेम होता है, रो का रैंक और कॉलम्स का रैंक ऑलवेज सेम होता है। अब जब मैं, मेरे पास ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, जब मैं इसकी पावर इवन नंबर करूंगा, A4 A6 A8, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, तो ये बन जाएगी सिमेट्रिक। ठीक है, ये मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ। मेरे पास ए स्क्यू सिमेट्रिक है, जब मैंने उसकी इवन पावर करी तो वो सिमेट्रिक बन गई। ऐसे ही जब मैं, ए मेरी स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू है, ए मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है,
बट जब मैं इसका ओड नंबर पावर करूंगा, ओड नंबर पावर A1, A3, A5, A7, तो ये वाली मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, ये वाली मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, A³ का मतलब, A3 का, A5 का मतलब ये सभी की मल्टीप्लाई है। A³ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A इंटू A, ये ऐसे तीन मल्टीप्लाई है, तीनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई A³ बन गया। जब मैंने ये बोला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो जीरो होते हैं, तो इसका मतलब उसका ट्रेस, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो जीरो होगा, ट्रेस जीरो होगा। तो इसका मतलब उसकी आइगन वैल्यूज, जो आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज वो या तो जीरो होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है कि अगर मैं a प्लस अयोटा b मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब a मेरा जीरो होगा, a जीरो होगा और b एनी रियल नंबर होगा, a मेरा जीरो है और b मेरा एनी रियल नंबर है, मतलब i के साथ 2 आ जाए, 3 अयोटा आ जाए, 1/2 अयोटा आ जाए, 1/√2 अयोटा आ जाए, कोई भी रियल नंबर b के साथ आ जाए, बट a मेरा जीरो हो, तब वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। इसके आइगन वैल्यूज जो हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो या तो जीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे, और उसका ट्रेस ऑलवेज जीरो होगा। ओड ऑर्डर के लिए, ओड ऑर्डर जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होता है, उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होता है, और इसका रैंक जो है वो ऑलवेज इवन नंबर होता है। अब एक नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो रूट होते हैं, या आप बोल लो कि आइगन वैल्यूज होती हैं, आइगन वैल्यूज वो या तो जीरो होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे। प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी बोला था ना। अब जिस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जीरो होगा, जिसका मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जीरो होगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा, उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा। इसका मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, तो ऑब्वियस है वो ओड ऑर्डर की है। अब जैसे मैंने सिमेट्रिक के केस में बताया था, सिमेट्रिक के केस में बताया था कि उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पता करो, उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पता करो जिसमें n क्रॉस n की सारी स्क्यू सिमेट्रिक, सारी की सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हों। इसका मतलब ये तो एक्चुअली क्वेश्चन है, जर्नली क्वेश्चन है आपसे कि नंबर ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर, n क्रॉस n ऑर्डर। तो इसका मतलब ये है, ये एक वेक्टर स्पेस है, ये एक वेक्टर स्पेस है, इसके अंदर n क्रॉस n की सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सारी की सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो मुझे इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पता करनी है, इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पता करनी है। तो वो उसकी डायमेंशन क्या होगी, n इंटू n-1/2। मेरे सिमेट्रिक के केस में n इंटू n+1/2 था, सिमेट्रिक के केस में ये था, और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ये है डायमेंशन। तो जब भी मुझे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पता करो जिसमें n क्रॉस n की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो उसकी डायमेंशन ये होगी। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑल द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर, तो उसकी डायमेंशन भी ये ही होगी। दूसरी सिमेट्रिक के केस में भी ऐसे ही था, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पता करो जिसमें n क्रॉस n की सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो उसकी डायमेंशन भी ये होगी। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ ऑल द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो उसकी डायमेंशन भी ऐसे ही होगी।
जैसे मुझसे अभी पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ ऑल 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पे स्क्यू है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी, नंबर ऑफ ऑल द मैट्रिक्स। इसका मतलब वो ऐसे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पूछ रहा है मुझसे, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये मेरा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है। तो क्या है, n की जगह पे 3 है, तो 3 × 3 - 1/2, ये कितना बन गया, 6/2 = 3। तो ऐसी 3x3 की जितनी भी ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगी वो 3 बनेगी। ओके, तो मेरे पास कुछ ऐसे ये रिजल्ट हैं, आप इनको देख लो और लिख लो कि जैसे पहला है, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ m×n मैट्रिक्स हुज सम ऑफ फर्स्ट रो इज 0। ऐसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पता करो जिसके अंदर m×n की मैट्रिक्स हो, सारी m×n की मैट्रिक्स हो, जिनका फर्स्ट रो को जब मैं ऐड करता हूं तो वो 0 बन जाए। सम ऑफ द फर्स्ट रो इज 0, तो उसकी डायमेंशन क्या है, mn-1। ये है mn-1, ये बन गई। वेक्टर स्पेस का मतलब ये है कि मेरे पास एक स्पेस है जिसके अंदर m×n की सारी मैट्रिक्स हैं, m×n की ही मैट्रिक्स हैं उसके अंदर, जिसका पहली रो का मैं सम करूं, वो जो सम ऑफ फर्स्ट रो वो 0 बन जाए। ऐसी सारी मैट्रिसेस हैं उसके अंदर, तो उसकी उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी, m-1। जब मुझसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि m×n की वो सारी मैट्रिक्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ m×n मैट्रिक्स जिनके फर्स्ट रो का मैं सम करूं तो वो 0 बन जाए, ऐसी कितनी मैट्रिसेस होंगी। तो मतलब यही है कि ऐसा वेक्टर स्पेस ही बनेगा जिसकी डायमेंशन होगी ये, मतलब इतनी मैट्रिसेस बन जाएंगी। मान लो मेरे पास m2 है और n 3 है, मान लो मैं 2x3 की मैट्रिक्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, 2x3 की मैट्रिक्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो इस वेक्टर स्पेस कैसा बनेगा, 2x3 की मैट्रिक्स का बनेगा, सारी 2x3 की मैट्रिसेस होंगी उसके अंदर, और उसके फर्स्ट रो को जब मैं ऐड करूंगा, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को जब मैं ऐड करूंगा तो वो 0 बन जाएंगे। ऐसी मैट्रिक्स कितनी बनेंगी, 3 × 2 6 - 1 = 5। ठीक है, 6 - 1 = 5। उस वेक्टर स्पेस में 5 ऐसी मैट्रिसेस होंगी जिनको मैं फर्स्ट रो को ऐड करूंगा तो वो 0 बन जाएंगे। ठीक है, ये पहला। दूसरा, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस वो द सम ऑफ ईच रो इज 0, जिसका सम ईच रो का मैं अगर सम करूंगा तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है, m×n की मैट्रिक्स है, m×n की मतलब m मेरे रो है और n कॉलम है। जब मैं बात कर रहा हूं कि सारे रो 0 बन जाएंगे तो -m होगा, mn-m, ये mn-m है। जब मैं सारी रो को 0 बना रहा हूं, डायमेंशन उस वेक्टर स्पेस की फाइंड कर रहा हूं जिसकी सारी रो का ऐड करूंगा, सब का ऐड करूंगा, सारी रो को, मतलब पहली रो के सारे एलिमेंट को ऐड करा वो 0 बन गए, दूसरी रो के सारे एलिमेंट को मैंने ऐड करा तो वो 0 बन गए, तीसरी रो के सारे एलिमेंट्स को जब मैंने ऐड करा तो वो भी 0 बन गए। ऐसी टोटल कितनी मैट्रिसेस बनेंगी उस वेक्टर स्पेस के अंदर, वेक्टर स्पेस के अंदर वही ऐसी ही मैट्रिसेस होंगी सारी। उसकी डायमेंशन क्या है, मैं दोनों की ऑर्डर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, m×n को माइनस कर दूंगा, जितनी रो मेरी 0 बन रही है, सारी की सारी रो 0 बन रही है, तो मैं m मेरी रो है तो -m कर दूंगा। ठीक है, वैसे ही डायमेंशन ऑफ m×n मैट्रिसेस हुज सम ऑफ ईच कॉलम इज 0। अब कॉलम की बात आ गई, तो मेरे कॉलम कितने n, तो मैं n को माइनस कर दूंगा इनमें से, mn-n, ये बन गया। ठीक है, अब उसके बाद आ गया डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस वो द सम ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम इज 0, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, ये वाली mn-m-n +1, ये वाली बन गई। उसके बाद डायमेंशन ऑफ n×n, अब m×n नहीं n×n आ गई, हुज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, मतलब वो सिर्फ एक डायगोनल
या आप बोल लो वो स्केलर मैट्रिक्स या फिर अडेंटी मैट्रिक्स। स्केलर में भी डायगनल एलिमेंट होती हैं, अडेंटी में भी, अडेंटी मैट्रिक्स के अंदर भी डायगनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स की एक जो वेक्टर स्पेस बन रहा है उसकी डायमेंशन पता करनी है जिसके डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो जीरो हैं, तो उसकी डायमेंशन क्या है, n। उसकी डायमेंशन है n, क्योंकि ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, m क्रॉस m की नहीं, n क्रॉस n की। क्योंकि जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करता हूं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, डायगनल एलिमेंट्स की जब मैं बात करूं तो डायगनल जो मैट्रिक्स होगी वो सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी। तो n क्रॉस n की इसलिए हम बात कर रहे हैं, तो इसमें n हमारी उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ द n क्रॉस n स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की कितनी डायमेंशन है, स्केलर की एक ही होगी, हमें तो स्केलर ही चेंज करना है, तो डायमेंशन उतनी ही होगी, एक ही डायमेंशन होगी उसकी। डायमेंशन ऑफ द n क्रॉस n डायगोनल मैट्रिक्स विद ट्रेस इक्वल टू 0, जिसका ट्रेस 0। अब ट्रेस मैंने पहले भी बताया कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को आप प्लस कर दो तो वो ट्रेस बन जाता है। ठीक है, अब एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसका ट्रेस 0 बन जाए, ऐसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी, वो होगी n-1, n-1। उसके आगे पहले ही मैं बता चुका हूं, डायमेंशन ऑफ द n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ऐसा वेक्टर स्पेस जिसके अंदर n क्रॉस n की सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, उसकी डायमेंशन क्या होगी, n इंटू n+1/2। दूसरी तरफ n क्रॉस n की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायमेंशन होगी n इंटू n-1। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उनको, जैसे हमारे पास कुछ रिजल्ट होंगे, कुछ डिटर्मिनेंट्स होंगे, उनको सोल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक्स लाते रहेंगे। थैंक यू।